मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन BA ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान 4th पेपर और MA प्रीवियस राजनीति विज्ञान 4th पेपर है। इसमें जो सबसे पहला हमारा विषय था वो था लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का प्रचलन कैसे हुआ, प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषाएं, ये सब हमने कर लिया था। कल जो हमने किया था वो था लोक प्रशासन का क्षेत्र। उसमें हमने देखा था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने से पहले उसके दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। लोक प्रशासन के 7 प्रकार के दृष्टिकोण दिए गए हैं। 7 प्रकार के दृष्टिकोण हैं, 7 टाइप्स, 7 प्रकार के। कौन कौन से हैं मैं आपको संक्षेप में बता दूं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण, तीसरा पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, चौथा पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, पांचवा मनोसामाजिक दृष्टिकोण, छठा लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण और सातवां लोक व निजी प्रशासन दृष्टिकोण। तो ये 7 प्रकार के दृष्टिकोण थे जिसमें हमने पहला और दूसरा दृष्टिकोण कर लिया था। पहला दृष्टिकोण क्या था, संकुचित दृष्टिकोण, और दूसरा था व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के बारे में और व्यापक दृष्टिकोण के बारे में संक्षेप में बता दूं, फिर अपन पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण पे आएंगे। संकुचित दृष्टिकोण का अर्थ है कि केवल कार्यपालिका जो कार्य करती है उसको लिया जाए। कार्यपालिका के कार्य जो कि कार्यपालिका कार्य क्या है, नीतियों का क्रियान्वयन करना। तो नीतियों के क्रियान्वयन संबंधी संकुचित दृष्टिकोण केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित है, कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित है। संकुचित दृष्टिकोण में सरकार के दूसरे जो 2 अंग हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, को नहीं लिया जाता है। इसके जो विद्वान थे वो थे प्रोफेसर लूथर गुलिक और प्रोफेसर LD वाइट। दूसरा है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण क्या कहता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसमें सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कार्य कौन कौन से हैं? व्यवस्थापिका क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका नीतियों का क्रियान्वयन करती है और न्यायपालिका न्याय की व्याख्या करती है, न्याय की व्यवस्था करती है। तो ये तीनों अंगों के कार्यों को व्यापक दृष्टिकोण में सम्मिलित किया गया है। अब हमारा आज का जो विषय है वो है तीसरा जो दृष्टिकोण है वो है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण क्या है? पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लूथर गुलिक, एक विद्वान थे लूथर गुलिक, उनके द्वारा दिया गया दृष्टिकोण है। लूथर गुलिक ने अंग्रेजी के 7 शब्द को मिलाकर एक शब्द बनाया है, पोस्ट कॉर्प। अब अंग्रेजी के खास शब्द कौन कौन से हैं? POSTCO एक ही वर्ड है, COR और B, POSTCORB, CO एक ही वर्ड है। तो ये पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक द्वारा दिया गया पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या है? एक एक वर्ड का मतलब देखेंगे। पहला आता है P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, नियोजन करना, योजनाएं बनाना। तो P का क्या है? प्रत्येक संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए क्या करता है? समय समय पर प्रयास करता रहता है कि उसकी कार्यकुशलता और उद्देश्यों की प्राप्ति होती रहे। इन प्रयासों के लिए भविष्य में योजनाएं एवं कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं। इनका जो उद्देश्यों की प्राप्ति है उनके लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रशासन का यह भी दायित्व है कि समस्त प्रकार के जिस प्रकार के संसाधन उसके पास हैं उसके प्रयोग के लिए योजनाएं निर्मित करें। जो संसाधन हैं उनका प्रयोग करने के लिए योजनाएं बनाए। इन योजनाओं की रूपरेखा, निर्माण एवं कार्यनीति के निर्धारण को ही नियोजन कहा जाता है।
नियोजन किसे कहा जाता है? जो योजनाएं के निर्माण होते हैं, उनकी रूपरेखा तैयार होती है और उनके कार्यनीति तैयार होती है, उसके निर्धारण को ही नियोजन कहा जाता है। तो पहला था प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, नियोजन मतलब रूपरेखा तैयार करना, निर्माण करना एवं कार्यनीति के निर्धारण से संबंधित जितनी भी योजनाएं, उसे नियोजन कहा जाता है, पहला। दूसरा है संगठित करना, ऑर्गेनाइजिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। अब यहाँ संगठित करने से ये तात्पर्य नहीं है कि संगठन बना लेना, बल्कि किसी भी संगठन के उद्देश्यों के अनुसार होने वाले कार्यों और प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से है। जितने भी कार्य और प्रक्रियाएं हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से करने का नाम ही संगठन है, करने का नाम ही संगठन करना है। समस्त प्रकार के संसाधन, जितने भी संसाधन हैं, समस्त प्रकार के संसाधन जैसे मानव शक्ति, मानव श्रम शक्ति, धन, तकनीक, कच्चा माल एवं मशीन इत्यादि को व्यवस्थित ढंग से, ये जितने भी हैं, इनको व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाना ही संगठित होना कहलाता है। मतलब मानव श्रम शक्ति, धन, तकनीक, कच्चा माल, मशीन इत्यादि, इन सब को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग में लाना ही संगठित करना कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तीसरा आता है कार्मिकों की व्यवस्था करना, एस फॉर स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना। कोई भी संगठन बिना कार्मिकों के नहीं चल सकता है। कार्मिकों या संगठन की सबसे बड़ी पूंजी है मानव श्रम शक्ति या उसमें कार्यरत कार्मिक। तो बिना कार्मिक के कोई भी संगठन नहीं चल सकता। इन कार्मिकों को भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन, पदोन्नति और स्थानांतरण इत्यादि कार्य प्रशासनिक कार्य हैं, जो कि प्रत्येक संगठन या प्रशासन के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। चौथा आता है डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब निर्देश प्रदान करना। प्रत्येक संगठन के सबसे शीर्ष स्तर पर जो अधिकारी बैठा है, सबसे शीर्ष स्तर पर जो अधिकारी नियुक्त हुआ है, वो अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देगा, कार्यों को संपन्न कराने के लिए निर्देश प्रसारित करेगा, निर्देश देगा, ताकि उसके अधीनस्थ कर्मचारी उसके कार्यों को पूरा कर सकें। निर्देश संबंधी निर्णय प्राय उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए जाते हैं। ये था डी फॉर डायरेक्टिंग, निर्देश देना। अब आता है CO, को फॉर कोऑर्डिनेटिंग। को एक ही वर्ड है, को फॉर कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय स्थापित करना। ये आप सबको पता है, बिना समन्वय के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यदि समन्वय नहीं होगा तो कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता। समन्वय अत्यंत आवश्यक है, जो कि उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में किया जाता है। यदि समन्वय नहीं होगा तो कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। जितनी भी संगठन की इकाइयां हैं या व्यक्ति हैं, उनके कार्यों में समुचित रूप से समन्वय होना चाहिए। समन्वय के द्वारा ही कार्यों को समय पर पूर्ण किया जा सकता है। फिर आता है प्रतिवेदन, R फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। किसी भी संगठन में उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा जाता है। एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है कि उन्होंने साल भर में क्या क्या किया, क्या क्या कमियां रहीं और उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। ये सब देखते हुए एक प्रतिवेदन दिया जाता है, जिसमें सारा लेखा जोखा होता है। इसे कहते हैं प्रतिवेदन तैयार करना। और लास्ट है बी फॉर बजटिंग, बजट तैयार करना। बजट क्या है, बजट क्या होता है? बजट का सीधा साधा एक परिभाषा है, सीधी सादी परिभाषा है, आय और व्यय का ब्यौरा। कितनी तो आय हुई आपको और आपने कितना खर्च किया है, उसका ब्यौरा रखना बजट कहलाता है। बजट
साल भर के लिए लिया जाता है। बजट में आपने साल भर में जो काम किए हैं, जो आपको आय हुई है और आपने खर्च क्या किया है, व्यय क्या किया है, इसका ब्यौरा रखना ही बजट कहलाता है। तो ये था तीसरा दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर दृष्टिकोण। चौथा दृष्टिकोण आता है पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। कल करेंगे।